Hello everyone, once again welcome you all to the Agrawal Tutorials YouTube channel. This is last part of module 1 DC circuits. इस part के साथ इस वीडियो के साथ हम module 1 को complete कर लेंगे so that आप लोग fully focused होकर chapter 1 को पांचों वीडियोस को मिला के अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. And still if you have not subscribed the channel, do subscribe it and do share with your friends, right? Do not forget to like and subscribe. चलिए शुरू करते हैं. 140 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं 4 वीडियोस में. दिस इज लास्ट पार्ट जिसमें हम और 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन voltage source remains the same, current source remains the same, both voltage and current source remains the same और resistance remains the same. जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो सेम रहती है चाहे करंट टू वोल्टेज हो या वोल्टेज टू करंट हो, और वो होता है रेजिस्टेंस. बाकी वोल्टेज और करंट दोनों आपके चेंज हो जाते हैं एज पर द कंडीशंस. Next is if there are 10 voltage sources connect in parallel. 10 voltage sources parallel में लगे हुए हैं. ठीक है, 3 वोल्टेज सोर्स, जस्ट तीनों का जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट. सो connected in parallel, then on source transformation the effect of all the sources is considered, the effect of only one source is considered, the effect of none of the sources considered, the effect of only two sources considered. सो हियर यू कैन सी कि 10 वोल्ट के सोर्सेज पैरेलल में कनेक्ट करके दिए गए हैं, और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता. और अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा तो द सेम 10 वोल्ट सोर्स विल बी कंसिडर्ड एवरीवेयर व्हेनेवर यू विल फाइंड द पैरेलल वोल्टेज. अगर आप इन वोल्टेज टर्मिनल्स पे आप देखेंगे तो आपको 10 वोल्ट ही मिलेगा. दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर किया जाएगा अगर हम यहाँ से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं तो इफेक्ट ओनली वन सोर्स इज कंसिडर्ड. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा. द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज व्हेन कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन इज. यहाँ पर आपको डेल्टा में कनेक्शन दिया गया है. यू कैन सी हियर दिस इज द डेल्टा, इट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. दिस इज 10 ओम, 5 ओम एंड 3 ओम. यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट स्टार, जो कि कुछ इस तरह का आपको दिखाई देना चाहिए. लेट अस से दीज आर ABC टर्मिनल्स. हियर आल्सो यू हैव ABC. It is RA, it is RB, it is RC. So to find out the value of RA, you can have a formula as RAB RAC upon RAB plus RBC plus RCA. ठीक है, आप यहाँ से फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है RA, इस रेजिस्टेंस के दोनों साइड पर जो दो रेजिस्टेंसेज हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस से. यू विल हैव हियर 10 into 5 upon 10 plus 5 plus 3, that is 18. You have 50 upon 18. It will be equals to 2.78. I think 50 upon 18 होता है 50 upon 18, yes, 2.78 ohm. So आपका एक रेजिस्टेंस आ गया 2.78. बाकी कहीं भी आपको 2.78 नहीं नजर आ रहा है तो हम आगे का कैलकुलेट किए बिना ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर चूज कर सकते हैं. बट अगर आपको 2.78 कहीं और नजर आएगा तो आपको बाकी के रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके यहाँ से निकालने चाहिए. इन चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं ये. जैसे मैं आपको आरबी भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. दिस विल बी योर आरबी. आरबी के लिए 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 18 से, दैट मींस 30 अपॉन 18, यू विल हैव 1.67 ओम. सो ऑल दीज वैल्यूज विल बी कमिंग. ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो रेजिस्टेंस का सीक्वेंस है दैट हैज टू बी सेम अगर आप प्रॉपर्ली एक लॉजिकली आंसर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो. नेक्स्ट इज which among the following is the right expression for converting from delta to star. तो सिमिलरली हमने अभी अभी देखा कि अगर आपको डेल्टा से एक स्टार बनाना है, ये आपका स्टार बनेगा डेल्टा से. अगर आप उसके अंदर प्लॉट करते हैं, these are their ABC टर्मिनल, this is RAB, RBC, RCA and this is RA, RB and RC. अगर RA निकालेंगे तो RA निकालने के लिए आपका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो RAB और RCA का मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड विल बी द सम ऑफ ऑल द 3. तो अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. दैट मींस कि आपको RA कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और थर्ड रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना पड़ रहा है, राइट. तो इनमें से ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है. तो हम एक एलिमिनेशन मेथड की तरफ को अगर चलें तो हमें यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई दिखाई दे रहे हैं, तो दिस शुड नॉट बी द केस. यहाँ भी हमें 3 रेजिस्टेंस, कहीं 2 रेजिस्टेंस, कहीं 1 रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. यहाँ पर हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो नॉट द केस. सो
फर्स्ट केस में आपको दो दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और नीचे सम ऑफ 3 दिख रहा है, तो मतलब ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से होगा। स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, स्टार कनेक्शन को हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक योर वाई, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वाई कनेक्शन। Next is RAB is the resistance between the terminal A and B. RBC is between BC and RC is between CA. Three resistors are connected in delta. After transforming to star, the resistance A will be. A resistance जो आपका होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन पहले कि जब आप एक ए बी बी सी और सी ए तीन रेजिस्टेंस डेल्टा के लेके चलते हो और ए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो, तो आपको जो दो तरफ के रेजिस्टेंस है वो है ए बी और ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे आपको यहाँ पे सम ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस से। इस तरह से आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। यू वांट टू फाइंड आउट आर ए, दैट मीन्स कि आर ए बी और आर सी ए का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज if 6 ohm, 2 ohm and 4 ohm resistors is connected in delta, their equivalent star is. Again we have to convert from delta to star. Star के लिए you will multiply 6 and 2 divided by sum of the 3, 12. दूसरा रेजिस्टेंस होगा 2 into 4 divided by 12. तीसरा होगा 6 into 4 divided by 12. So this will be 1, this will be 8 upon 12, this will be 24 upon 12, that is 2. तो आपका जो आंसर आ रहा है this is 1, 2/3 और 2. तो 1, 2/3 और 2 का आपका ऑप्शन है फोर्थ, सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट। आपको इस बार स्टार दिया है, इस बार आपको डेल्टा बनाना है, और अगर आप इसका डेल्टा बनाएंगे तो वो डेल्टा आपका कुछ इस तरह का नजर आएगा जब आप इसका एग्जैक्टली डेल्टा बनाएंगे। कंसिडर दिस ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, दिस विल बी योर ए बी सी। यू हैव टू फाइंड आउट ए बी, और अगर आप आर ए बी निकालते हैं तो आर ए बी विल बी इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस आर ए प्लस रेजिस्टेंस आर बी प्लस आर ए आर बी अपॉन आर सी। इन दिस केस this is your RA, this is your RB, this is your RC. RA है आपका 4.53 plus 1.23 plus 4.53 into 1.23 upon RC is 6.66, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी हाउ मच इट इज। 4.53 को ऐड करेंगे 1.23 से, हमें मिलेगा 5.76, और जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे 4.53 को 1.23 से और डिवाइड कर देंगे 6.66 से, तो हमें मिलेगा 0.83, ठीक है। और इसको सम करेंगे 5.76 के साथ तो हमें मिलेगा 6.59, ठीक है। तो हमें यहाँ से 6.59 मिल रहा है, तो हम देखते हैं कि तीन ऑप्शंस में 6.59 है, तो एक तो एलिमिनेट हो चुका है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सिमिलरली आरबीसी को कैलकुलेट करेंगे, दिस टाइम वी विल हैव आरबी प्लस आरसी। आरबी है हमारे पास 1.23 प्लस आरसी है 6.66 प्लस 1.23 इंटू 6.66 अपॉन 4.53, ठीक है। तो 1.23 प्लस 6.66 होगा 7.89 plus next we will multiply with 1.23 and 6.66, डिवाइड करेंगे 4.5 से, हमें मिलेगा 1.82, और इसमें जब आप सम करेंगे 7.89 का तो हमें मिलेगा 9.71, और अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 9.69। तो जो तीन में से हमें मिले थे उनमें से दो ऑप्शंस में 9.69 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो ए और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब थर्ड रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, सो दैट वी कैन अल्टीमेटली रीच टू द फाइनल आंसर, दैट विल बी आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी आर ए अपॉन आर बी 1.23. So let's do this again. 6.66 adding with 4.53 is 11.19 plus इसके बाद है आपके पास 6.66 multiplied with 4.53 divided by 1.23. It is 24.52 आ रहा है यहाँ पे, और ऐड करेंगे 24.52 के साथ 11.19 को, we are getting 35.71. That means कि ए ऑप्शन फाइनली हमें
तीनों आंसर के साथ मैच होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। डेल्टा कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, डेल्टा कनेक्शन आप देखते हैं कि एक मैश टाइप का होता है, क्लोज पाथ टाइप का दिखाई देता है, तो इसलिए इसको मैश कनेक्शन कहते हैं। RA is the resistance at A, B is the RB is at B, RC is at C in star. After transforming to delta, what is the resistance between B and C? B और C के बीच में पूछा है, तो ये RA है, ये RB है, ये RC है। अगर हमारे ये तीन रेजिस्टेंस हैं तो आपसे पूछा है B और C के बीच में, मींस ये वाला रेजिस्टेंस पूछा है जिसकी वैल्यू RBC होगी। सो RBC will be equals to RB plus RC upon RB plus RC plus RB RC upon RA. So here you can see RB plus RC plus RB RC upon RA, मतलब ए ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। फॉर्मूला बनेगा RBC is equals to RB plus RC plus RB RC upon RA. Next is, what is the relation between the current and voltage in a capacitor? कैपेसिटर के केस में I is equals to होता है C dV upon dt। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो होगा C dV by dt, यानी कि D ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज, इफ 2 volt is supplied to 3 farad capacitor, calculate the charge stored in the capacitor। Q is equals to C into V होता है, हमारे पास है C 3 farad and V है 2, मतलब 6 coulomb of charge will be stored। 6 is the answer। Next is, calculate the current in the capacitor having 2 volt supply voltage and 3 farad capacitor in 2 seconds, right? तो I is equals to C dV by dt होता है, right? हमें करंट का वैल्यू निकालना है और जो वोल्टेज है उसमें जो कैपेसिटर है वो है 3 फैराड और जो वोल्टेज है वो है 2, करंट है 2, सॉरी टाइम है 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर dV by dt का जो वैल्यू है वो 2/2 दैट इज 1 मिल रहा है, दैट इज 3 into 1 विल बी 3 एम्पियर। तो आपका जो करंट होगा वो 3 एम्पियर यहाँ से आएगा। नेक्स्ट इज, if 4 microfarad capacitor is charged to 120 volts, the charge in the capacitor will be Q is equals to C into V के हिसाब से 4 microfarad मतलब 4 into 10 to the power minus 6, वोल्टेज है 120, we got 480 into 10 to the power minus 6 and from here हम देख सकते हैं कि 480 into 10 to the power 6 होता है 480 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज कैपेसिटर एक्ट्स एज, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इनफाइनाइट की बात हो रही है, और इनफाइनाइट के केस में जो XC है वो 1/2 पाई FC होगा, और 1/2 पाई FC में अगर F इनफाइनाइट होगा तो XC का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसीज के केस में आपका जो कैपेसिटर है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट आपका यहाँ से आंसर है। नेक्स्ट इज, फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज मतलब F इज नियरली इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर विल एक्ट एज, अगेन XC को आप देखते हैं यहाँ से, तो XC विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई FC, और अगर F 0 होता है तो XC विल बिकम इनफाइनाइट, और XC इनफाइनाइट कब होगा? जब आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा, दैट मीन्स कि एज ए ओपन सर्किट आपका यहाँ से कैपेसिटर बिहेव करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद, कैपेसिटेंस किसके साथ इंक्रीज होता है? इट इंक्रीजेस with plate area, it decreases with plate area, it increases in distance between the plates, or it increases in density of the material। so the capacitor is जो plates होती हैं, कैपेसिटर का जो वैल्यू है उनके प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ इंक्रीज द प्लेट एरिया देन योर कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीजेस, दैट मींस कि इट इंक्रीजेस विद द प्लेट एरिया। और यहीं अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हम अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे आपका कैपेसिटर रिवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, मींस कैपेसिटर डिक्रीज होता है। आप कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ प्लेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। कैपेसिटर इंक्रीजेस विद डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिक्रीजेस इन प्लेट एरिया, डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो यहाँ से आपको डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के हिसाब से आपका जो कैपेसिटर है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पूछा है कैपेसिटर कैसे इंक्रीज करेगा, तो कैपेसिटर विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द डिस्टेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
Next is what is the total capacitance when 3 capacitors are connected in parallel. Parallel के केस में अगर 3 कैपेसिटर लगे हैं तो it behaves like जैसे कि आपका सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं. सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगते हैं तो आप सम करते हैं, इसीलिए पैरेलल में जो कैपेसिटर है उनको भी आप सम करेंगे, तो C1 plus C2 plus C3. Next is n capacitors having capacitance C are connected in series. Calculate the equivalent capacitance. तो अगेन आप यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस वाला केस लगा सकते हैं. पैरेलल में अगर सेम वैल्यू के नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट R अपॉन n के बराबर होता है. सी हियर सीरीज में कैपेसिटर है तो C अपॉन n के बराबर आपका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा. Next is which of the following is an active element in a circuit. एक्टिव पैसिव एलिमेंट की बात हो रही है, तो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं और पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब और यूटिलाइज करते हैं. या फिर आप कह सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज हुज पावर इज नेगेटिव, पैसिव एलिमेंट्स आर दोज हुज पावर इज पॉजिटिव. तो आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस पैसिव एलिमेंट होते हैं. करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे. Which of the following is not a bilateral element? Bilateral elements means those elements जिसके थ्रू दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से अगर करंट हम फ्लो कराते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. तो ऐसे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपके बायलैटरल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं. सो करंट सोर्स इज वन जो एक बायलैटरल एलिमेंट नहीं होता. इट इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट बिकॉज करंट सोर्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर. जो एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकते उनको हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट इज for determining the polarity of a voltage drop across resistors, it is necessary to know the. आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पोलैरिटी निकालनी हो तो आपको हमेशा करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जिससे आप वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस लगा सकते हैं. मींस रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है और इसको पैसिव होने के लिए पावर एब्जॉर्ब होनी चाहिए रेजिस्टेंस के थ्रू, और पावर एब्जॉर्ब होने के लिए V और I दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए रेजिस्टेंस के लिए. दैट मींस कि करंट शुड एंटर with the positive sign of the voltage. Means you should know the direction of current flowing through the resistance. A passive network is one. Passive network means again the network जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स लगे हों जिसके अंदर कोई भी ऐसा सोर्स ना हो जहां से एनर्जी मिलती हो, सिर्फ एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स लगे हों. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट. अगर किसी में भी कोई सोर्स ऑफ एलिमेंट नहीं है उसी को हम कहेंगे पैसिव नेटवर्क. Next is a network consists of linear resistors and ideal voltage sources. Linear resistors है, voltage sources हैं ideal. If value of the resistors are doubled, the voltage across each resistors. आपसे पूछा है कि एक ideal voltage source हमने ये लगा दिया और कुछ linear resistance circuit में लगे हुए हैं. ये लग गए 2 resistors. Let us say 2, 3, 10 volt are the values. अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई का वैल्यू हम निकालेंगे जो 2 एम्पियर आएगा, यानी कि यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है इनके अक्रॉस. अगर हम इनकी वैल्यू डबल कर देते हैं, 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, तो करंट विल बिकम 1 एम्पियर नाउ. बट बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट बाय इट्स हाफ वैल्यू, जो वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट्स है वो अभी भी सेम रहती है, क्योंकि 1 एम्पियर के अकॉर्डिंग अभी भी 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आएगा. मींस इट विल नॉट change. Voltage across resistance will remain same. The circuit has resistance, capacitance and semiconductor device diodes. Circuit will be known as resistor. एक passive element है, linear element है. Capacitors is also passive element और linear element. लेकिन semiconductor diodes are non-linear elements. तो एक अगर डायोड लगा है सर्किट में तो पूरा सर्किट ही एक non-linear सर्किट की तरह बिहेव करेगा. That means आपका जो आंसर है वो है non-linear सर्किट. आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, आइडियल वोल्टेज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आइडियल सोर्स. ठीक है, अगर आप आइडियल सोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट हैज टू बी इक्वल्स टू V, और अगर इसको V होना है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा. अगर आप इसको इनफाइनाइट कर दोगे तो 0 वोल्टेज आपको टर्मिनल पे मिलेगा, जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का केस नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस
should be equals to 0 for ideal voltage source. ठीक है, तो R internal will be 0 internal source. आइडियल करंट सोर्स हैव, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी करंट सोर्स का, वो उसके पैरेलल में लगता है. ठीक है, अब अगर पैरेलल रेजिस्टेंस को आप 0 करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो करंट है वो इसी लूप में घूमता रहेगा. मतलब ये 0 नहीं हो सकता, आपको यहाँ पर भी करंट की वैल्यू चाहिए. तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दैट कि पूरा का पूरा करंट आगे डिलीवर हो, जिसके लिए इस रेजिस्टेंस को ओपन होना चाहिए, और ओपन करने के लिए दिस हैज टू बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट. तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता है. कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है तो वोल्टेज सोर्स है जो कि पावर डिलीवर करता है, तो मींस एक्टिव एलिमेंट है, तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए. साथ ही साथ वोल्टेज सोर्स का जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो इस तरह का बनता है, जो कि एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस ये एक नॉन लीनियर है. दूसरा बायलैटरल है या यूनिलैटरल है. तो वोल्टेज सोर्स की अगर बात करें तो वोल्टेज सोर्स को अगर पावर डिलीवर करनी है, अगर इसको एक्टिव एलिमेंट बने रहना है, तो करंट को नेगेटिव साइड से एंटर होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि पावर को नेगेटिव ही होना चाहिए. दैट मीन्स कि ये एक यूनिलैटरल डिवाइस है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एक्टिव एंड यूनिलैटरल. फॉर ए वोल्टेज सोर्स, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू सोर्स ईएमएफ. टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ. एक वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, मींस एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा इस V से कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ. दिस विल बी द करेक्ट वन. ये कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती. टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ. टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन द सोर्स ईएमएफ. तो हायर तो होगा नहीं, इक्वल भी नहीं होगा. बी और सी में आपको डाउट हो सकता है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड और टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर, राइट. तो ऑलवेज लोअर हम इसलिए चूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है कि ये कौन से टाइप का वोल्टेज सोर्स है ये नहीं बताया गया है. ये आइडियल है तो इक्वल हो जाएगा, और अगर ये प्रैक्टिकल है तो एक्सीड नहीं करेगा. तो कोई भी केस ऐसा होगा आइडियल या प्रैक्टिकल का, ये VT का वैल्यू कभी भी V से बड़ा नहीं हो सकता. इसीलिए हम बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा. हमेशा लोअर होगा ये श्योर नहीं है. लेकिन नेक्स्ट इज the circuit having some properties in either direction is known as. Either direction means कि current can flow in any of the direction without changing its property, और ऐसे एलिमेंट को कहते हैं bilateral element. Example RLC. Next is the minimum requirements for causing flow of current are. Minimum requirement एक current को flow होने के लिए क्या होनी चाहिए? Voltage source, resistor और switches हो, voltage source and conductor हो, power source and bulb हो, वोल्टेज सोर्स, कंडक्टर, एमीटर और स्विच हो. तो इन चारों में से बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स है, कंडक्टर्स हैं, और यही एक सफिशिएंट मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके हेल्प से करंट का फ्लो हो सकता है. बाकी सबसे भी होगा. रिमेंबर, चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, जिसके लिए बी ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं. Who is one leg of parallel circuit is opened out, the total current will. पैरेलल सर्किट में अगर एक लैग ओपन हो जाए तो टोटल करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. मान लीजिए ये आपका पैरेलल सर्किट है जहां दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं. अगर एक कट हो जाए ये रेजिस्टेंस, तो जो टोटल करंट था पहले था I इक्वल टू I1 प्लस I2. मीन्स यहाँ I1 था, यहाँ I2 था. इसके ओपन होने से I2 0 हो गया, I का वैल्यू सिर्फ I1 के बराबर बचेगा. मतलब आपका जो टोटल करंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो डिक्रीजेस विल बी द करेक्ट वन. Next is which of the following quantities remain same in all part of a series circuit. Series circuit में एक ही quantity है जो same रहती है, वो है current. So current will remain same, right? All right. So we have completed total 175 questions in total 5 number of videos related to module 1. और ये हर टाइप के क्वेश्चंस इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप मॉड्यूल 1 को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आप इन पांचों वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, इनके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें खुद से एक बार बिना सॉल्यूशंस देखे. उसके बाद सॉल्यूशंस को मैच करें, एक्सप्लेनेशंस को समझें और प्रिपेयर करें चैप्टर 1 को, जिससे आपका चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस
बन सके, राइट। एंड कीप लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल। आगे भी जो बचे हुए मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, जिसको आप देख सकेंगे जल्दी ही। एग्जाम होने में अभी समय है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है लर्निंग करने के लिए, राइट। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।